हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो इलास्टिसिटी के ऊपर एक और वीडियो लेके मैं जा चुका हूं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक चीज़ ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे हुक्स लॉ, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, उसके बाद उन दोनों का जो रिलेशन क्या है, फिर उन लोगों का यूनिट क्या है, ये सब चीज़ हमने पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर के अंदर डेप्थ में घुसेंगे और देखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या क्या है, और उसके बाद में लिख कर रखा पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है, तो क्या सब चीज़ है, आप लोग बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। मैं आप लोगों से रिकैप करा दूंगा और सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अलग से आप लोगों को बताने का कुछ है नहीं कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करता हूँ तो देयर आर 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड टेंजेंशियल या शेयरिंग मॉडुलस हम लोग बोल सकते हैं। तो या उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यंग्स मॉडुलस का बात बोलूं तो यंग्स मॉडुलस का बात अगर मैं बोलूं तो मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह का होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देयर आर 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या क्या तीनों मॉडुलस है? एक है यंग्स मॉडुलस बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट यंग्स मॉडुलस, फिर बल्क मॉडुलस और लास्ट में है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीनों मॉडुलस मिलके बनता है क्या? इलास्टिक मॉडुलस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। आज इन तीनों चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तीनों चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, कब अराइज होता है, क्यों होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यंग्स मॉडुलस का बात बोलूं तो यंग्स मॉडुलस एक लॉन्गिट्यूडनल केस है। मतलब क्या, मैं हेडिंग देता हूं। नंबर 1 इज यंग्स मॉडुलस। सो ये है क्या, इसको जानने के लिए हम थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगर मेरा किसी भी वायर का बाकी डायमेंशन बहुत ही स्मॉल होता है, इफ अदर डायमेंशंस except length are small, the wire undergoes only longitudinal deformation। ये बात का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी वायर का बाकी जो डायमेंशन है बहुत ही स्मॉल है और तभी मैं उसको अगर एक फोर्स अप्लाई करूं तो कौन सा तरफ एक्सपांड करेगा? मतलब एक वायर है, बहुत ही पतला टाइप का वायर है, देखिए बहुत ही पतला टाइप का एक वायर है, बाकी सब डायमेंशन बहुत ही छोटा है। अगर मैं बोलूं एक पतला टाइप का वायर है तो इसका लेंथ है, इनिशियल लेंथ है L, लेकिन बाकी सब डायमेंशन बहुत ही स्मॉल है। इसका रेडियस जो है वेरी 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 लेस है। तो जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा, जब इसको मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा, ये क्या लेंथ वाइज तो बढ़ेगा ना, रेडियस वाइज या एरियल वाइज तो बढ़ेगा नहीं। सिर्फ इसका लेंथ वाइज यहाँ तक था, यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा, डेल्टा L बढ़ के आ जाएगा। तो बहुत ही जो पतला एक वायर होता है, जब बाकी डायमेंशन स्मॉल होता है लेंथ के अलावा, तब वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन होता है, और तब जो मॉडुलस अराइज होगा उसी को बोलेंगे यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या केस है? लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन जब होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन होता है मतलब क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में बोलूं, ये एक्चुअली क्या है? द फोर्स अप्लाइड, यंग्स मॉडुलस को हम लोग कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू कॉज लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू कॉज लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन। लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन होगा जो फोर्स अप्लाई होगा पर यूनिट एरिया, दैट कॉजेस लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। समझे? तो जिस तरफ हम करेंगे उस तरफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा?
देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, जो लेंथ वाइज इंक्रीज करेगा। देखिए क्या बोल रहा हूं, ये एक वायर है, इनिशियल लेंथ है L। जब मैं इसको एक सब्जेक्ट टू फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये इंक्रीज होकर, पहले मेरा वायर का लेंथ था A टू B जो कि L है। अब इसको मैं बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस फोर्स पॉइंट एरिया इट गोज टू पॉइंट C, तो कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा L इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा L इंक्रीज हो गया। तो स्ट्रेस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा L बाई L, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। और यंग्स मॉडुलस क्या हो, जैसे इलास्टिक मॉडुलस का मतलब क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस का भी वही मतलब होगा। तो देयरफॉर यंग्स मॉडुलस का क्या मतलब हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस सिंपली इज नथिंग बट द मॉडुलस, लेकिन एक चीज अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब मैं फोर्स अप्लाई करता रहूंगा, जब अगर वायर फट जाता है, अगर बीच से कट जाता है, तो यंग मॉडुलस का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। पिछले दिन मैंने जो ग्राफ कराया था याद है, इधर अगर स्ट्रेस रहता है, इधर स्ट्रेन रहता है, तो ऐसे टाइप का ग्राफ कराया था ना हमने, ऐसा टाइप का ग्राफ। तो वहां पर मैंने इलास्टिक लिमिट बोला था। तो जितना भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किसके अंदर रहेगा, अंडर इलास्टिक लिमिट। तो ये चीज हमें मेंशन करना ही पड़ेगा, अंडर इलास्टिक लिमिट। तो देयरफॉर अंडर इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain is called Young's modulus, Y। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल, बोलिए बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसी का मतलब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। तो क्या हो जाएगा, F बाई A इंटू L बाई डेल्टा L, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस का हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला आ गया है। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में हाँ, बहुत अच्छा से आ रहा है। तो ये है यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला। इसको मैं अगर ऊपर अच्छे से लिखूँ तो इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाइड टर्म में हम लोग ला सकते हैं। क्या सिंप्लीफाइड टर्म में ला सकते हैं, एक तो फॉर्म हो गया यंग्स मॉडुलस का, एक फॉर्म हो गया F बाई A इंटू L बाई डेल्टा L, ये तो एक फॉर्म हो गया। इसके अलावा हमें क्या पता है, हमें पता है F इक्वल्स टू mg। अगर हमारा फोर्स नीचे है तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg फोर्स नीचे की तरफ, ये हो जाएगा। और अगर एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, अगर रेडियस r तो एक एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग अगर उस टर्म्स को बिठा दें तब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg बाई पाई r स्क्वायर इंटू L अपॉन डेल्टा L, ये हो जाएगा। समझे? तो हम लोग इसको ऐसे भी इस टर्म में भी रख सकते हैं। ये भी यंग्स मॉडुलस का ही फॉर्मूला, इसका एक्सपांडेड रूप है ये वाला। तो यहाँ से अगर मैं यंग्स मॉडुलस के यूनिट और डायमेंशन के बारे में बोलूँ तो क्या आएगा, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स अपॉन एरिया, L अपॉन L सेम यूनिट है, कट जाएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है SI यूनिट। और CGS में क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है CGS यूनिट। और Y का अगर मैं डायमेंशन का बात बोलूँ, डायमेंशन क्या होगा, L का डायमेंशन सेम है तो कट जाएगा। F का डायमेंशन क्या है, MLT-2 बाई एरिया का डायमेंशन क्या है, L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ML-1 T-2। ये है यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन।
इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, सर ये किसका प्रॉपर्टी है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का या सिर्फ सॉलिड का है। तो देखिए लेंथ वाइज इंक्रीज कौन करता है, लेंथ वाइज इंक्रीज सिर्फ सॉलिड करता है, क्योंकि गैस और लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो यंग्स मॉडुलस इज एन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सो लिख पाएंगे y इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली, y इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली। यंग्स मॉडुलस किसका प्रॉपर्टी है, सिर्फ सॉलिड्स का है। आपको क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द यंग्स मॉडुलस फॉर लिक्विड, तो उसका आंसर बोलेंगे लिक्विड का यंग्स मॉडुलस क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तब उसका आंसर होगा 0। तो यंग्स मॉडुलस फॉर लिक्विड इज 0। सिमिलरली यंग्स मॉडुलस फॉर गैस ये भी हो जाएगा 0। यंग्स मॉडुलस फॉर लिक्विड भी 0 होता है, फॉर गैस भी 0 होता है, सिर्फ सॉलिड में यंग्स मॉडुलस होता है, जिसका फॉर्मूला ये वाला। तो यंग्स मॉडुलस इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स। समझ गए कॉन्सेप्ट। यहाँ से न्यूमेरिकल्स तो इजीली आता है, आप लोग कुछ भी कर देंगे न्यूमेरिकल्स। एक अगर इजी क्वेश्चन आप लोगों को देके नेक्स्ट टॉपिक में जाओ तो एक इजी क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। इन चैप्टर से ज़्यादातर बच्चे कभी फंसते नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर increases by 0.1 centimeter by a force by a of 10 Newton. Find the Young's modulus, ये क्वेश्चन है। फाइंड द यंग्स मॉडुलस, और ब्रैकेट में दिया है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है वायर का, रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर। तो क्या क्या हमारे पास मेंशन किया है, पहले हम लोग वो सब लिख देंगे, फिर इसका यंग्स मॉडुलस निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, वायर का इनिशियल लेंथ है कितना 1 मीटर, कितना इंक्रीज किया 0.1 सेंटीमीटर, फोर्स अप्लाइड कितना है 10 न्यूटन, और हमारा रेडियस दिया है क्या 2 सेंटीमीटर। जब मीटर न्यूटन सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब कुछ को एक यूनिट में लेके जाएंगे, किस में इजी होगा, तो मैं सबको सेंटीमीटर में लिख दिया रहा हूँ। तो ये है 100 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन मतलब 10⁶ डाइन, और ये 2 सेंटीमीटर में है। तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या होगा 4 4 16 1 5 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया है। ठीक है, सो ये आ चुका है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, F/A अपॉन L/डेल्टा L। तो F क्या हो जाएगा, F हमारा हो जाएगा 10 न्यूटन, न्यूटन 10⁻⁶ डाइन, सॉरी न्यूटन नहीं, डाइन में इसी जिसमें कर रहे हैं। एरिया क्या होगा 12.56, स्मॉल l क्या होगा 100, और डेल्टा L क्या होगा 0.1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 10⁶ टू 10⁸, ऊपर एक जाएगा 10⁻7, 6 8 10⁹ हो जाएगा, क्योंकि ये वो 6 है, 2 तो आएगा 10⁸, 1/10 ऊपर जाएगा 10⁹/12.56, जिसमें आएगा वो यूनिट किस में आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और इसको कन्वर्ट करके हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये है हमारे यंग्स मॉडुलस का वैल्यू आ जाएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपको दे देगा एक स्प्रिंग बैलेंस दे के रखा है, तो स्प्रिंग बैलेंस में आप लोग को ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या आपको ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, एक मास को हम लोग एक स्प्रिंग बैलेंस में दे के रखें तो कितना इंक्रीज होगा उसका लेंथ। अगर हम ऐसा टाइप का क्वेश्चन देते हैं, यंग्स मॉडुलस का ही टाइप का दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, इफ ए मास ऑफ 2 kg is hung by a spring balance of length 20 centimeter and क्रॉस सेक्शन एंड रेडियस बोल देते, एरिया निकाल के कीजिए, एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इंक्रीज इन लेंथ, फाइंड इट्स इंक्रीज इन लेंथ।
और गिवन y क्या है, यंग्स मॉडुलस देख के रखा है 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस का ये वाला चीज़ दिया है 2 × 10⁻⁶, कुछ मैं अपना मन से दे रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है, मैं देखा रखा हूँ 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है हमारे पास, m दिया है 2 kg और लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस बोला है 1 सेंटीमीटर, यंग्स मॉडुलस दिया है 2 × 10⁶। हमें क्या निकालना है, डेल्टा एल क्या है, हमें ये निकालना है। सबसे पहले फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू mg, दैट इज 2 × 9.8, दैट इज 2 × 16 19.6 न्यूटन, 19.6 न्यूटन। एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर, दैट इज 3.14 × 10⁻⁴, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया, और ये 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या पता है, F/A × L/डेल्टा एल। हमें ये डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, F/A × L/y, यही तो फॉर्मूला है ना, F/A × L/y। सो F कितना है 19.6 बाई एरिया कितना है 3.14 × 10⁻⁴ इंटू L कितना है, L है 0.2 बाई y कितना है, y है 2 × 10⁻⁶। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। इधर अगर मैं बोलूँ 2 × 0.1 हो जाएगा, 10⁻⁴, 10⁻⁶, 10⁻2 आएगा, तो 10⁻2 × 3.14 क्या होगा 314। सो 0.1 ऊपर है, 0.1 ऊपर है मतलब 1.96 बाई 314 आएगा। देखिए ना, इधर से ये वाला आ रहा है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कुछ 0.1/2 के आसपास, नियरली कुछ 0.5 का आसपास ही कुछ आएगा। तो जो आएगा आप लोग कर लेना, आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो इंक्रीज इन लेंथ किस में आ गया, ऐसा करके कैलकुलेट करेंगे तो वो इन मीटर में आ जाएगा। तो देख पा रहे क्वेश्चन इतना भी कुछ हार्ड नहीं आ रहा है। तो ये था यंग्स मॉडुलस का अलग अलग केसेस। अगर हम लोग अभी यंग्स मॉडुलस का बाद वाला मॉडुलस में जाए, देखो क्या है, बल्क मॉडुलस। ये वाला समझ गए, समझ कुछ डाउट नहीं है, आई होप सो। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बल्क मॉडुलस। तो देख लेते हैं व्हाट इज बल्क मॉडुलस। चलिए देख लेते हैं। सो बल्क मॉडुलस जानने के लिए हमें थोड़ा वॉल्यूम के बारे में थोड़ा अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो अब बोलेंगे सर वॉल्यूम कहाँ से आ गया, तो यस, दिस इज फॉर वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, इसको हम लोग ईटा साइन से डिनोट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का वॉल्यूम को कंप्रेस करेंगे, तो वॉल्यूम कंप्रेशन के साथ भी उसका तो एक कंप्रेशन होगा, तो वो भी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एज फॉर एग्जांपल, एक हमारा इधर एक बॉल है, इसको हम लोग चारों तरफ से अगर प्रेशर अप्लाई करें, बोलेंगे सर आप एक नया टर्म आपने बोला प्रेशर, हाँ प्रेशर। इधर बल्क मॉडुलस में प्रेशर का ही हम लोग बात करेंगे। अगर चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई करें, तो पहले अगर ये था, थोड़ी देर बाद इसका प्रेशर कंप्रेस्ड हो के इसका प्रेशर हमारा नया बॉल का साइज क्या हो जाएगा बोलिए, तो ऐसा कुछ साइज हो जाएगा ना बॉल का, कंप्रेस्ड होके ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ कम गया। अगर एक हमारा क्यूब रहता, इसको भी अगर हम लोग चारों तरफ से कंप्रेस्ड करते, तो इसका भी साइज धीरे धीरे कम जाता। तो इन सब का जब वॉल्यूम कंप्रेशन जब होता है, जब अ कंपाउंड या ऑब्जेक्ट अंडरगोस चेंज इन वॉल्यूम, तब जो मॉडुलस अराइज होगा उस मॉडुलस को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम स्ट्रेस आएगा, एक वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा। बल्क मॉडुलस के लिए क्या चाहिए, एक वॉल्यूम स्ट्रेस और एक वॉल्यूम स्ट्रेन, ये हमें चाहिए। तो देख लेते हैं व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। सो सबसे पहले इन चीज को समझना पड़ेगा। इधर एक वॉल्यूम का अंडरगो हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, ये हमसे समझिए। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, फिर वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है। वॉल्यूम स्ट्रेस, the force applied per unit area, that is pressure, to compress the volume of a object is called volume stress। समझिए क्या बोल रहा हूं, the force applied per unit area, इसी का मतलब क्या है, that is pressure। force by area का मतलब क्या है, pressure, that is pressure, force applied per unit area, that is pressure
टू अंडरगो वॉल्यूम कंप्रेशन इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस, इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा F/A, और फोर्स पर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो इसको हम लोग P लिख सकते हैं, प्रेशर। तो हमेशा जब वॉल्यूम का बात करेंगे तो हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेन है द फ्रैक्शनल, this is nothing but the fractional change in volume, the fractional change in volume। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है? अगर पहले वॉल्यूम V था, अभी कम के डेल्टा V कम गया, तो डेल्टा V बाई V। एक चीज देखिए, जब भी हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं चारों तरफ से, तो वॉल्यूम से डिक्रीज करता है, कभी इंक्रीज नहीं करता। तो ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले लेंथ कुछ बॉल का ऐसा था, जब चारों तरफ से मैंने प्रेशर अप्लाई किया तब बॉल का वॉल्यूम कम के इतना हो गया। तो ये अगर V था, ये इसका वॉल्यूम क्या होगा? V माइनस डेल्टा V। इसका पूरा वॉल्यूम अगर V था, इसका वॉल्यूम कितना होगा? V माइनस डेल्टा V। तो एक वॉल्यूम घट रहा है, तो घटने के लिए हम लोग इधर आगे क्या देंगे? एक माइनस साइन देंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, उधर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उधर इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर घट रहा है बोल के माइनस देंगे। ठीक है, समझे? तो अभी बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा? सो इसी से हम लोग बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला भी लिख पाएंगे। विद इन इलास्टिक लिमिट the ratio of volume stress to volume strain is called bulk modulus eta। Within elastic limit, the ratio of volume stress to volume strain is called bulk modulus। मतलब क्या होगा? ईटा का मतलब है वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, इसी का मतलब है P बाई माइनस डेल्टा V बाई V। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस P इंटू V अपॉन डेल्टा V, दैट इज ईटा इक्वल्स टू माइनस V अपॉन डेल्टा V। इस टर्म में भी मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। समझे? यह है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। अभी हम लोग और भी आगे अगर देखते जाएं तो बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या है और इसका डायमेंशन क्या है। तो प्रेशर देख रहे हैं, प्रेशर का जो यूनिट है वही बल्क मॉडुलस का यूनिट है। तो यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा? सो यूनिट ऑफ ईटा क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी कह सकते हैं, पास्कल ये है ऐसा यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या होगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सीजीएस यूनिट। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन तो वही होगा M/L-1 T-2, ये होगा इसका डायमेंशन। ठीक है, समझ गए? और एक चीज़ यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग को जानना पड़ेगा फॉर बल्क मॉडुलस, ये चीज़ वैलिड है, बाकी सब चीज़ के लिए नहीं है, जो कि है कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्योंकि हमारे कॉम्प्रेशन हो रहा है तो एक कॉम्प्रेसिबिलिटी का टर्म आता है। व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी? तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है कॉम्प्रेसिबिलिटी इसका मतलब है 1 बाई बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का क्या है? रेशियो 1 बाई बल्क मॉडुलस, उसका इनवर्स दैट इज 1 बाई ईटा। 1 बाई ईटा का जो टर्म है उसी को बोलते हैं क्या? कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हमें पता है ईटा का मतलब है P इंटू V अपॉन डेल्टा V माइनस ये वाला आएगा। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का टर्म क्या होगा? 1 बाई P डेल्टा V बाई V, 1 बाई P डेल्टा V बाई V, ये है कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब, माइनस 1 बाई P डेल्टा V अपॉन V। दिस इज द टर्म ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? कितना रेशियो में कॉम्प्रेस हो रहा है, उसको कहाँ से मिलेगा? कॉम्प्रेसिबिलिटी से टर्म से मिलेगा, कितना रेशियो में एक चीज़ हमारा कॉम्प्रेस हो रहा है। और यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आए
व्हाट डू यू मीन बाय compressibility of a substance is 3 into 10 to the power 4 ATM इनवर्स। ये अगर एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस दिया है ATM इनवर्स, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट का इनवर्स। तो इसका आंसर होगा कि दिस टर्म मीन्स दैट फॉर यूनिट प्रेशर चेंज द वॉल्यूम अंडरगोस चेंज ऑफ दिस। मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग देखेंगे इफ P इक्वल्स टू 1 ATM देन डेल्टा V बाई V इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 आएगा, यही तो आएगा ना। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि दिस मीन्स दैट फॉर 1 ATM pressure the substance undergoes volume compression of 3 into 10 to the power 4। यह इसका सिग्निफिकेंस है। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब जब यूनिट प्रेशर में कितना वॉल्यूम कंप्रेशन होगा, उसी को क्या किससे मिलता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी से हमें मिलता है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। दिस इज बल्क मॉडुलस। और एक चीज, जैसे यंग्स मॉडुलस ओनली प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड था, तो ये किसका प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पर देखिए क्या टर्म है, वॉल्यूम तो सबका है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल, मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सो eta is a property of solids, liquids and gases। लेकिन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में ईटा का वैल्यू बहुत हाई है और गैसेस में उसका वैल्यू थोड़ा लो है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, उसको कंप्रेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बल्क मॉडुलस हाई इज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड बट लो इज for gas। eta is high for solids and liquids but low for gases। बट लो फॉर क्या, गैसेस के लिए इसका वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। इन सब चीज़ों को थोड़ा जान के रखिए, वेरी गुड, समझ गए, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्या, अभी हम लोग करेंगे फॉर नंबर 3 दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बोलेंगे सर ये क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है क्या, देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है। नाउ नंबर 3 दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब एक चेंज इन शेप जब आएगा, शेप का जब चेंज करेंगे, मतलब देखिए एक मेरा बॉक्स है कुछ इस तरह से, मैंने इसको ऐसे करके इधर से फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, तो इसका शेप चेंज होके कुछ इस तरह से शेप इसका हो गया, इसका शेप कुछ इस तरह से हो गया। तो इतना जो हमारा शेप का चेंज आया, उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म का यूज़ करते हैं, चेंज इन शेप। इलास्टिसिटी का जब डेफिनेशन मैंने बोला था, तो क्या क्या हो सकता है, द बॉडी अंडरगोस चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन शेप। तो ये क्या है, चेंज इन शेप। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जब कोई भी बॉडी अंडरगोस चेंज इन शेप होता है। सो देखिए इनिशियल मेरा बॉडी का साइज कुछ ऐसा था, कुछ देर बाद आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इस अंडरगोस अ चेंज। ये अगर एंगल में फाई बोलूं तो इसका लेंथ अगर इनिशियल लेंथ अगर होता है L, ये चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड डेल। ये कितना चेंज हुआ, x हुआ। और ठीक है चलिए ये L दिया है, तो मैंने इस साइड को हम L पकड़ रहे हैं,
लेंथ इसको पकड़, सेम चीज़ है। तो इसका चेंज इन शेप कितना हो गया, x है चेंज इन शेप। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो क्या क्या चेंज होगा इधर, क्या इधर जो हो रहा है इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन। मतलब बॉडी अंडर चेंज इन शेप, और जब जो स्ट्रेस अप्लाई होता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। व्हेन अ बॉडी, शियरिंग स्ट्रेस क्या है, अभी शियरिंग स्ट्रेस है when a body undergoes change in shape, the force applied per unit area is called shearing stress, is called shearing स्ट्रेस। मतलब शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F अपॉन A, दिस इज शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन है द फ्रैक्शनल चेंज इन शेप, द फ्रैक्शनल चेंज इन शेप, दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। फ्रैक्शनल चेंज इन शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। तो क्या फ्रैक्शनल कितना चेंज शेप हो गया, शेप कितना चेंज हो गया। तो ये जो चेंज हुआ इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टैन थीटा से। तो ये जो टर्म है इसे हम लोग बोलते हैं टैन फाई, इसका शेयरिंग स्ट्रेस है टैन फाई। और टैन फाई का मतलब ही क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, दैट इज x अपॉन l। तो यहां से मेरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, within elastic limit, within elastic limit, the ratio of shearing stress, the ratio of shearing stress to shearing strain, to shearing strain is called modulus of rigidity, is called modulus of rigidity, that is eta. Within elastic limit the ratio of shearing strain to shearing stress, shearing stress to shearing strain is called modulus of rigidity। मतलब क्या है, सॉरी eta नहीं, ये होगा हमारा k क्या होगा, shearing stress बाय शेयरिंग स्ट्रेन। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, F बाई ए बाई टैन फाई, और इसी का मतलब क्या होगा, F बाई ए बाई एक्स बाई एल, दैट इज F बाई ए इंटू एल बाई एक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। सो शेयरिंग मतलब बल्क, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज क्या होगा, K इक्वल्स टू F बाई ए इंटू एल बाई एक्स। इसको हम लोग इसे भी डिनोट कर सकते हैं। और एल बाई एक्स सेम यूनिट है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एसआई यूनिट, दिस इज सीजीएस यूनिट एज पर यूनो, ठीक है। सो और इसका डायमेंशन भी सेम चीज, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, m l-1 t-2, यह है इसका डायमेंशन। ऐसा टाइप का डायमेंशन आ सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा जानना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ तक समझ गए, वेरी गुड। और यहाँ से फिर से क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या सॉलिड का, लिक्विड का, ये किसका प्रॉपर्टी है। तो शेप किसका रहता है, आइडियल शेप किसका रहता है, सिर्फ सॉलिड्स का रहता है। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, सो K इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सॉलिड्स, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली। ये किसका प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स का ही सिर्फ प्रॉपर्टी है, नॉट ऑफ लिक्विड, नॉट ऑफ गैसेस। तो तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में सिर्फ मॉडुलस ऑफ बल्क या बल्क मॉडुलस ही क्या है, तीनों का प्रॉपर्टी है। बाकी यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तीनों ही किसका प्रॉपर्टी है, तीनों ही है हमारा सॉलिड्स का प्रॉपर्टी। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ तक अगर समझ गए तो अभी हम लोग एक नया चीज का बारे में पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका नाम है पॉइजन्स रेशियो।
तो पॉइजन्स रेशियो का एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है? इसका आंसर होगा नो। मैंने पहले ही नाम में क्या लिखा है, पॉइजन्स रेशियो। तो अगर एग्जाम में आए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखने के लिए तो क्या क्या लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी उसके अलावा ये पॉइजन्स रेशियो क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, और इसको पढ़ाने के बाद ही आज मैं अपना लेक्चर खत्म करूंगा। तो पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या है देखिए। अब अगर कभी भी किसी एक वायर का, अगर मेरा एक थिक वायर है तो उसका एक लॉन्गिट्यूडनल अगर एक्सपांसन होता है वो एक लैटरल कॉम्प्रेशन करेगा। मतलब देखिए एक वायर है मेरा कुछ ऐसे, इसका इनिशियल जो मेरा क्या बोलूँ, इसका इनिशियल डायमीटर या इनिशियल ये जो लैटरल रेडियस इसको डी बोलेंगे और इसका लेंथ है एल। अगर ये लॉन्गिट्यूडनली इसका एक्सपांसन होता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ तो बढ़ जाएगा लेकिन लैटरल वाइज इसका रेडियस थोड़ा कम जाएगा। मतलब इसका लेंथ बढ़ के हो गया एल प्लस डेल्टा एल, लेकिन इसका रेडियस कम के हो गया डी माइनस डेल्टा डी। इसका या मैं डायमीटर भी बोल सकता हूँ, इसका डायमीटर कम के हो गया डी माइनस डेल्टा डी, कुछ भी, मतलब लैटरल एक कंप्रेस्ड हो गया। और इसका अगर उल्टा होता, उसको अगर मैं ऊपर की तरफ, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स देता तो अगर ऐसा कंप्रेस होता तब इसका डायमीटर या रेडियस तो बढ़ जाता लेकिन इसका लेंथ घट जाता। इसका डायमीटर या रेडियस तो डी प्लस डेल्टा डी हो जाता, डी प्लस डेल्टा डी, बट इसका लेंथ हो जाता एल माइनस डेल्टा एल। तो जब भी एक वायर का लैटरल हमारा लॉन्गिट्यूडनल इंक्रीज होगा तब उसका लैटरल डिक्रीज होगा, और जब लॉन्गिट्यूडनल डिक्रीज होगा तब लैटरल इंक्रीज होगा। तो ऐसा चीज़ होता है वायर में। तो पॉइजन्स रेशियो इसी चीज़ को डील करता है। तो पॉइजन्स रेशियो डील करता है क्या, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में। दोनों का ऑपोजिट है। जब लैटरल स्ट्रेन इंक्रीज करेगा तब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिक्रीज करेगा, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंक्रीज करेगा तब लैटरल स्ट्रेन डिक्रीज करेगा। तो पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम। सो विद इन इलास्टिक लिमिट, और ये टर्म इसको एकदम दिमाग में फिक्स्ड कर दी, इलास्टिक लिमिट हर समय, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। इसको हम लोग सिग्मा साइन से डिनोट करते हैं, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। अभी किसी किसी बुक में दोनों एक बढ़ता है तो कमता है, तो एक ऑपोजिट रिलेशन समझाने के लिए इधर एक आगे क्या होता है माइनस बिठाया जाता है। तो एक बढ़ता है कमता है तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल लिख सकते हैं। या मैं इसको अगर इसका वैल्यू के बारे में बोलूँ, इसका मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, इसका मॉडुलस वैल्यू हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी माइनस नहीं देने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ बुक में माइनस दिया है, कुछ बुक में माइनस नहीं दिया है, दोनों आर करेक्ट दो। और यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, ये इसका यूनिट क्या है, ये है लेंथ बाय लेंथ, डायमीटर बाय डायमीटर का रेशियो। तो ये टर्म क्या है, पॉइजन्स रेशियो इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस भी होगा और डायमेंशनलेस भी होगा इसका बात। और इसके अलावा क्या होगा, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, इसके अलावा इसका जो है दिस इज नॉट ए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दिस इज नॉट ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज नॉट ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसका कुछ वैल्यूज है, इसका जो वैल्यू है पॉइजन रेशियो का, तो थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली थोड़ा डिफर करता है। तो थियोरिटिकली अगर हम लोग बोले, थियोरिटिकली इसका वैल्यू होता है -0.5 से 1 तक इसका वैल्यू होता है। और प्रैक्टिकली जब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं तब पॉइजन रेशियो का वैल्यू आता है 0 से
1 के बीच आता है, -0.5 नहीं आता है। तो थियोरिटिकली इसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है, प्रैक्टिकली इसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है राइट द वैल्यूज ऑफ पॉइजन रेशियो, तो आप लोग को दोनों लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को निकाल के दिखाएंगे कैसे थियोरिटिकली हम लोग पॉइजन रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। y, ईटा एंड k के द्वारा हम लोग इस वैल्यूज को निकालेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। और नेक्स्ट दिन हम लोग पॉइजन रेशियो का अप्लाई करके वर्क डन पर यूनिट एरिया हम लोग निकालेंगे, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, इन सब चीज़ों को करेंगे। तब तक आप लोग आज का लेक्चर फॉलो कीजिए। आई होप आप लोग समझे कि इस तीनों इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस क्या है, उसके बाद पॉइजन रेशियो क्या है। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स। और आपका अगर कुछ भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स होता है जो कि नहीं होता है, आपसे अटक गया, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में या मुझे ईमेल करके भी आप लोग का प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। मैं आपको ईमेल करके या इंस्टाग्राम में मैसेज करके आप लोग का प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवा दूंगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।